दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका साथ साथ में तैयारी होता रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है। भारत का संविधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से कई विशेषताएं अपनाकर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का देखा जाता है। ब्रिटेन से ली गई प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री की पद और भूमिका, प्रथम पिछला मत प्रणाली, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, कार्यपालिका की उत्तरदायित्वपूर्णता विधानमंडल के प्रति, ये सभी लिया गया। अन्य देशों से प्रेरणा की बात करें तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑस्ट्रेलिया से है समवर्ती सूची और संयुक्त कैबिनेट व्यवस्था। समवर्ती सूची तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी लिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। कार्य क्या है इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर कार्य करना। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का उपनाम क्या था। मार्स ऑर्बिटर मिशन का उपनाम क्या था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लोकप्रिय उपनाम मंगलयान है। यह भारत का पहला मंगल ग्रह मिशन था जिसे इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित और प्रक्षेपित किया गया था। इसकी प्रक्षेपण तिथि थी 5 नवंबर 2013 को। लॉन्च स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। रॉकेट का नाम भी पूछ लेता तो रॉकेट जो इसका था वो था PSLV C-25 इसके रॉकेट का नाम था। मंगल कक्षा में प्रवेश किया 24 सितंबर 2014 को। भारत ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना और पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। बात की हो रही तेलंगाना राज्य की, जिसका स्थापना हुआ 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं वर्तमान समय जिष्णुदेव शर्मा। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। यहाँ पर सीटों की बात करें, लोकसभा की 17 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें तेलंगाना राज्य में। यह भारत का जब बना था तो 29वां राज्य था। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है, यह आज का प्रश्न है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, ठाणे महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वह ठाणे जिला है, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो आता है नॉर्थ 24 परगना, जो कि पश्चिम बंगाल का स्थान है। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला जो जिला था वह दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो थे आर.के. शनमुखम चट्टी। स्वतंत्रता के बाद पहले वित्त मंत्री थे, या भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चट्टी थे। भारत का पहला बजट प्रस्तुत जो किया गया था 26 नवंबर 1947 को किया गया था। पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आर.के. शनमुखम चट्टी द्वारा। वर्तमान समय वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं।
चलिए स्वतंत्र भारत के पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख पद पे थे। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री जो थे स्वतंत्र भारत के पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री हो जाते थे आर के शनमुखम चेट्टी। तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम बाबू। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे जान मथाई। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे और यातायात मंत्री थे जान मथाई। स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सत्यनारायण सिन्हा। बाद में बीबी केसकर बने थे। तो ये रहे स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रमुख पद पे रहे थे ये थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने 1025 में, पूछ लेता है कब किया था, तो 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर भारी संपत्ति लेकर गजनी लौटा। सोमनाथ मंदिर उस समय एक प्रसिद्ध और समृद्ध तीर्थ स्थल था। अभी भी हमारा ज्योतिर्लिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ इसका गठन हुआ चुनाव आयोग का। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ 1951-52 में कराए गए थे। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस का। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसका प्रक्षेपण अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी की कक्षा में घूमना और रेडियो सिग्नल भेजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा बताऊंगा वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। या कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। या भी पूछ सकता है कि बेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वह 96 किलोमीटर है। इसे बेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में शामिल है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। अब चलिए प्रमुख झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। भारत की सबसे लंबी झील अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, या उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, तो पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, तो पेंगोंग झील है, जो कि लद्दाख में है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो मानसबल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में यह झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विपक्ष का वरिष्ठ सदस्य जो होता है वह भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक प्रमुख संसदीय समिति है। यह समिति सरकार के खर्चों की संसदीय निगरानी करती है, विशेष रूप से उन खर्चों की जो संसद द्वारा अनुमोदित किए गए बजट से किए जाते हैं। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है, जिससे समिति सरकार पर निष्पक्ष निगरानी कर सके। लोक लेखा समिति
में 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच भी यही समिति करती है। कैग की रिपोर्ट की जांच भी यही समिति करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल में उल्टा क्यों दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल में उल्टा क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन के कारण। जब हम किसी वस्तु को जल में देखते हैं तो वह वस्तु का प्रतिबिंब जल की सतह पर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जल एक चमकदार सतह की तरह कार्य करता है जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। परावर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश किरण किसी समतल या जल जैसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी कोण पर वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा दिखाई देता है क्योंकि ऊपर का भाग नीचे दिखता है और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टीबी का मुख्य कारक कौन सा जीवाणु है। टीबी का मुख्य कारक कौन सा जीवाणु है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। या टीबी का प्रमुख कारक है यह जीवाणु। टीबी जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है जो विशेषकर फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। टीबी के लक्षण लगातार खांसी, 3 सप्ताह से अधिक, बलगम में खून, बुखार, रात में पसीना, वजन घटना। टीबी का परीक्षण जो होता है मंटू टेस्ट होता है, एक्सरे होता है और बलगम की जांच होती है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का टीका बचपन में दी जाती है। भारत में टीबी उन्मूलन मिशन टीबी मुक्त भारत 2025 केंद्र सरकार का लक्ष्य है। ऑप्शन में दिया है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड बुखार का कारक है। ई कोलाई की बात करें तो आंत में पाया जाने वाला सामान्य जीवाणु कभी कभी संक्रमण कारक भी बन जाता है। बाकी ऑप्शन दिया है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है गले में संक्रमण और न्यूमोनिया आदि में संलिप्त होता है। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, भारत में सर्वाधिक। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में सीटों की संख्या जो है लोकसभा की वो 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। बिहार में कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितनी सीटें, तो 80 सीटें। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है 48। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है, यह आपसे पूछा है। तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो 12 वर्षों के अंतराल पर निम्न 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का होता है। और नासिक जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। हर 12 साल में कुंभ मेला इन चारों में एक एक स्थान पर होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 साल में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक यह पद संभाला। उसके बाद सी राजगोपालाचारी इस पद पर नियुक्त हुए और वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार क्रम इस प्रकार है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और सी राजगोपालाचारी जो हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल। यह भी ध्यान रखिए, पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का कौन सा राज्य नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य नदियों की भूमि से नाम से ना जाना जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं, तो सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। पंजाब शब्द का ही मतलब होता है 5 जल, यानी कि पंच मिस 5, आप का मतलब होता है जलाशय या जल का क्षेत्र। तो इसे होता है
पंजाब कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। हालांकि वर्तमान समय में इसमें कुछ नदियां अब पाकिस्तान में हैं, पर ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से पंजाब को ही नदियों की भूमि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? किस संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन जो है वह किससे संबंधित था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था गोलमेज सम्मेलन। लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कब कब? तो 1930 में हुआ, 1931 में और 1932 में। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसका लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच संविधान पर चर्चा करना था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह रामसर साइट भी है और सर्दियों में साइबेरिया से पक्षी प्रवास करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? यह भी प्रश्न अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तो बता दीजिए भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। ये स्वास्थ्य मंत्री रही 1947 से 1957 तक। एम्स की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। भारतीय महिला अधिकारों की मुखर प्रवक्ता थी यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला कौन थी? भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला थी। उन्होंने 1980 में यह सम्मान दिया गया। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था, मकदूनिया में। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में गरीबी और असहायों की सेवा में लगा दी। अन्य भारत रत्न सम्मानित विदेशी नागरिक की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, पाकिस्तान से थे। इन्हें 1987 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। नेल्सन मंडेला को 1990 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मदर टेरेसा को तो 1980 में प्राप्त हुआ। ये मशीनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक भी रही हैं और इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। राज्यसभा भारत की उच्च सदन होती है, में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं? तो ये सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या जो होते हैं, कुल सदस्य संख्या 250 तक हो सकते हैं। उनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। ये मतदान में भाग लेते हैं पर राष्ट्रपति चुनाव में नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका स्थापना वर्ष था 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था एओ ह्यूम द्वारा। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, अब मुंबई जिसका नाम है। पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रारंभ में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन थी जो संवैधानिक सुधारों की मांग करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करता है, या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, या सरकार के कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण रखता है। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है।
या अंतिम अपील की सर्वोच्च अदालत है। संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति भी इसके पास होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह कल के पेपर में, जो कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी, यह पूछा गया था। इसको हमने अभी जल्दी भी कराया भी था, तो जिसने भी आप वीडियो देखा था उसका वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यह क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसलिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कोई भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से छूटने को ना पाए। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीबी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। 1986 से मनाया जा रहा है। विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यह 2025 की थीम थी। इंग्लिश में बात करें तो एम्पावरिंग इंडिया यूथ ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन ऑफ विकसित भारत, या कहा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1851 में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में खनिज संसाधनों की खोज और मानचित्रण करना था। मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा भी, जल्दी हम लोग पढ़े भी हैं। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 2011 से मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो युवा मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है? राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ है जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल पद पर रह सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगे कि राज्यपाल को हटाना है तो बिना किसी कारण बताए भी हटा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कार्यकाल जो इनका होता है 5 वर्ष, लेकिन यह निश्चित नहीं होता क्योंकि कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हटाया कैसे जाता है? तो केवल राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री या राज्य विधानसभा द्वारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता जब तक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो राज्यपाल को अपने कार्यकाल से पहले कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये थे टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत कौन सा राज्य नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत कौन सा राज्य नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।